बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि हमने कौन कौन से वेज से फूड को प्रिजर्व करना है, कौन कौन से वेज से, कौन कौन से तरीकाकार से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारे पास जो स्पॉयलेज एजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट स्पॉयलेज एजेंट होने की वजह से जो फूड की प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। हमने इससे पहले देखा है हमारे पास पेरिशेबल फूड्स होती हैं, हमारे पास सेमी पेरिशेबल फूड्स होती हैं, हमारे पास स्टेबल फूड्स होती हैं, हाई एसिड फूड होती हैं, हमारे पास एसिड फूड होती हैं, मीडियम एसिड फूड होती हैं और लो एसिड फूड्स होती हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा था जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं फूड की, तो उन फूड की डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे पास जो स्पॉयलेज एजेंट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अगर मैं लो एसिड फूड की बात करूँगा तो मेरे पास जो मेजर स्पॉयलेज एजेंट होंगे वो यीस्ट और मोल्ड्स होंगे। अगर मैं हाई एसिड फूड्स की बात करूं तो वहाँ पे लो एसिड फूड के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया भी स्पॉयलेज एजेंट होंगे। अगर मैं हाई एसिड फूड की बात करूं, लो एसिड फूड करूंगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा प्रॉब्लम पोज करते हैं। तो डिफरेंटली जो फूड की कंपोजिशन है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंटली एक्ट कर रही होती है और उनके सर्वाइवल पे बहुत गहरा असर डाल रही होती है। हमने इन्हीं पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस हैं फूड के अंदर, उन्हीं को देखते हुए क्या करते हैं, फूड को बाय डिफरेंट मेथड्स ट्रीट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। जो स्पॉयलेज एजेंट की एक्टिविटीज़ हैं किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है ये भी क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस पे, फिजिकल चेंजेस पे, किस तरीके से इंसेक्ट, बर्ड्स, रूडेंट्स और डिफरेंट फैक्टर क्या कर रहे होंगे, फूड को स्पॉयलेज कर रहे होंगे, उन पर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली हमने जब भी स्पॉयलेज की बात करनी है तो हमने देखना ये है कि स्पॉयलेज इन्फ्लुएंस कैसे हो रही है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पॉयलेज काज करवा रहे हैं और उन फैक्टर को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, उन फैक्टर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हमारा प्रिंसिपल फर्स्ट है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस हमने पढ़ा था कि सेल्फ ब्रेकडाउन है। सेल्फ ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि जो फूड सिस्टम के अंदर इंजाइमेटिक कंपोजिशन है, जो इंजाइम्स हैं वो फूड की इट सेल्फ ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं। फूड की ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी, लाइपोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, इसके प्रोटियोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, इसके स्टार्च ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। जो फूड के अपना इंटरनल सिस्टम है, जो इंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन शुरू करना कर देते हैं। जब ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगी तो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो टूट फूट कर फूड को स्पॉयलेज की तरफ लेके जाएंगे। तो ऑटोलाइसिस इन फूड मे बी प्रिवेंटेड और डिलेड बाय डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ इंजाइम्स। क्या है, या तो आप इंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर दें या आप क्या करें, डिस्ट्रॉय कर दें। ऑटोलाइसिस प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेजर स्टेप्स, या तो आप इंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर दें या आप इंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर दें। एंड बाय ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग अ फूड इन सच अ मैनर सो एज टू इनहिबिट द रिएक्टिविटी ऑफ केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर दे के भी कंट्रोल कर सकते हैं, लो टेम्परेचर दे के भी कंट्रोल कर सकते हैं, या हम स्टोरेज कंडीशंस ऐसी डेवलप कर देते हैं जहाँ पे वो केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स मजीद क्या कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल 2 में हमारे पास है स्पॉयलेज। प्रिंसिपल 1 में क्या था, ऑटोलाइसिस, प्रिंसिपल नंबर 2 में स्पॉयलेज है। स्पॉयलेज क्या होती है, हमने देखा एंड स्टेज ऑफ एनी फ्रूट और वेजिटेबल दैट मेक्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जब अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फूड होगी तो तब क्या होगा, डेथ स्टेज होगी, एंड स्टेज होगी, सेनेसेंस के बाद क्या होगी, वाली स्टेज होगी। स्पॉयलेज इन फूड्स एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी मे बी प्रिवेंटेड और डिलेड बाय आइदर प्रोहिबिटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे हम स्पॉयलेज इन फूड कंट्रोल कर सकते हैं, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होगी, प्रोहिबिटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहले तो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर ही ना होने दें। सेकेंड स्टेप है फिजिकली रिमूविंग देम। फिजिकली रिमूविंग में हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है, बैक्टोफ्यूगेशन है, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं।
या हिंडरिंग देयर ग्रोथ एंड एक्टिविटी, आप उनको ग्रो ही ना करने दें। एक पहली बात कि एंटर ही ना होने दें। जब एंटर हो गए तो आप उनको फिजिकली रिमूव कर दें। अगर फिजिकली रिमूव नहीं होते, आपके पास सॉलिड फूड है, लिक्विड फूड नहीं है, या फूड के पार्टिकल साइज ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हिंडर करना है, रोकना है, उनकी एक्टिविटी को रोकना है, और इवन डिस्ट्रॉय देम, या फिर आपने उनको किल कर देना है, मार देना है, ताकि वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम पॉज ना करें फूड सिस्टम के अंदर। अगर वो ऑलरेडी फूड के अंदर मौजूद हैं तो आपने उनको क्या कर देना है, किल कर देना है या इनएक्टिवेट कर देना है। प्रिंसिपल 3 में है क्वालिटी डिफेक्ट्स। क्वालिटी डिफेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, जब हम फूड को प्रोसेस कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग हैंडलिंग, ड्यूरिंग स्टोरेज, फार्म कंडीशंस पे, डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस पे क्या करते हैं, इंसेक्ट, रोडेंट और बर्ड्स जो होते हैं क्या करते हैं, फूड को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद उसको हाफ जो होता है पोर्शन छोड़ देते हैं। वो जो हाफ पोर्शन होता है वो फ्रूट्स का हो, वेजिटेबल्स का हो, वो ग्रेन्स का हो, वो किसी भी चीज़ का हो, तो क्या है, वहाँ पे फंगल और बैक्टीरियल अटैक होगा। जब फंगल और बैक्टीरियल अटैक होगा या कोई और इश्यू आएगा, डिस्ट्रक्शन होगी, तो फूड सिस्टम, मैं कह देता हूँ कि फिजिकल टेम्परेचर बैरियर आ जाता है, टेम्परेचर रेज हो जाता है, तो वहाँ पे उसकी इंजाइमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब इंजाइमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो ईटेबल नहीं रहेगा। तो ये जो डिफरेंट क्वालिटी डिफेक्ट्स हैं, या यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन है, पैकेजिंग में आ जाती है फूड को, जैसे सिरप आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर, और उन सिरप के नीचे जामे श्री है, करसी है, इनमें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनके नीचे शुगर बैठ जाती है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस को भी क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है बाय एडिकेट ट्रीटमेंट्स। जो एडिकेट प्रोग्राम्स होंगे हमने वो इंस्टॉल करके, पेस्ट को कंट्रोल करके, हमने क्वालिटी डिफेक्ट्स को कंट्रोल करके, डिफरेंट फैक्टर को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ वन हमारे पास है डेट्रियोरेशन इन फूड। डेट्रियोरेशन यहाँ पे अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी डिफेक्ट है। यहाँ पे फूड अभी क्या है, किसी हद तक कंज्यूमेबल है, नॉट एट ऑल बट टू सम एक्सटेंट कंज्यूमेबल है। ये फिजिकल फिनोमिना की वजह से होते हैं, जो हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डेवलपमेंट या प्रोसेसिंग कंडीशंस के अंदर कहीं ना कहीं क्या आ रहे होते हैं, फिजिकल फिनोमिना की वजह से। कैसे फिजिकल फिनोमिना, टेम्परेचर रेज हो गया, आप क्या करने जा रहे हैं, ब्रेड आपने बनाई है, ब्रेड बनाने में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जब टेम्परेचर हाई हो गया तो ऊपर उसकी जो सरफेस है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, वो हार्ड हो जाएगा, इंटरनल उसका जो ब्रेड का बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं केस हार्डनिंग। जो इंटरनली कोई भी फूड हो वो बिल्कुल क्या हो, फ्लफी सी हो, सॉफ्ट सी हो, लेकिन उसके ऊपर जो सरफेस है वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केस हार्डनिंग। ऐसे केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑप्टिमल हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और ठीक ना टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। या फ्रीज बर्न की बात हो गई, आपने मीट को या किसी वेजिटेबल को रखा और टेम्परेचर बहुत लो था, टेम्परेचर लो होने की वजह से उसका क्या हो गया, क्वालिटी डिफेक्ट आ गया, उसका कलर वगैरह सारा कुछ चेंज हो गया और वो डेटेरियोरेट हो गई, तो ठीक है, फ्रीज बर्न हो सकता है। और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम पोज कर सकते हैं फूड सिस्टम के अंदर, फूड को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। अब पहला स्टेप था हमारे पास प्रिवेंशन और डिले ऑफ ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस हमने बात की थी, सेल्फ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इंटरनल कंपोजिशन ऑफ फूड जो है वो चेंज होगी। जो इंटरनली फूड सिस्टम चेंज होगा, जो उसके अंदर ही जो इंजाइम्स हैं, वो जो केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे होंगे, अपने आप केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहे होंगे। जब केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे होंगे तो फूड सिस्टम अल्टीमेटली डैमेज हो रहा होगा और स्पॉयलेज की तरफ जा रहा होगा। एंजाइम्स को स्पेसिफिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम ऑप्टिमम कंडीशंस बोलते हैं। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वो ऑप्टिमम पीएच होती है, वो ऑप्टिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन जो होती हैं, ये क्या करती हैं, डिफरेंटली एक्ट करती हैं। अब
एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। जब हम पीएच चेंज करेंगे, पीएच जैसे जैसे कम करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंजाइम, तो ड्रॉप इन पीएच इनके ऊपर असर करती है और इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा तो ये एक्ट नहीं कर सकते। जो इनके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं, वो एक्टिव साइट एक्चुअली क्या करेगी, अपना प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेगी, तो ये क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, सबस्ट्रेट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है पीएच चेंज वाली, ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ की जाती है। फूड को पीएच को चेंज करके बायोलॉजिकल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है पिकलिंग की, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स पिकलिंग की जाती है। हम कैरेट की पिकल डाल लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम ऑलमोस्ट क्या कर लेते हैं, पिकलिंग कर लेते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं फूड को। कैसे? अब यहाँ पे हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टिक एसिड जैसे प्रोड्यूस होगा तो पीएच क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी और एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब एसिडिटी बढ़ेगी फूड सिस्टम की, तो एसिडिटी बढ़ने के साथ साथ जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जब ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी। एंजाइम्स की एक्टिविटी कम होगी तो फूड प्रिजर्व हो जाएगी। तो इसी तरीके से मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में हमारे पास देखें जो योगर्ट है, बाय द एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन कराई जाती है। फर्मेंटेशन के नतीजे में एसिड प्रोड्यूस होगा और वो एसिड क्या करता है, कोगुलेट कर देता है प्रोटीन को। जो कैजीन है उसको कोगुलेट कर देगा। जब कैजीन कोगुलेट हो जाएगी तो क्या है, प्रिजर्व हो गया मिल्क। चीज़ बनाने में इसी तरीके से, और मीट के अंदर बहुत सारी क्या की जा सकती हैं, चेंजेस ला के पीएच के अंदर चेंज करके मीट को प्रिजर्व किया जा सकता है। इसी तरीके से प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखें हमारे पास जो सिरका है, तो हमारे पास क्या है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, यूज़ किया जाता है, जिसे हम सिरका बोलते हैं। तो आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। जब एंटी माइक्रोबियल एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो ये एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ इंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी इनहिबिट करता है। जब इंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अब वही पार्टिकुलर टेम्परेचर रेंज की बात है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर। पीएच की बात हो गई, अब टेम्परेचर की बात है। टेम्परेचर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है फूड सिस्टम के अंदर। हर जो केमिकल रिएक्शन है, हर इंजाइमेटिक रिएक्शन है, या बायोकेमिकल या फिजिकोकेमिकल कोई भी रिएक्शन है जो फूड सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर उसको बहुत बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। उसको किसी अच्छे पैरामीटर की तरफ लेके आता है और उसको फूड को स्पॉयलेज की तरफ भी लेके जाता है। तो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर मस्ट है बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस या इंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए क्या है, एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़रूरी है। इस पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जहाँ पे एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कहीं भी डेविएशन होगी, टेम्परेचर हायर हो जाएगा या लोअर हो जाएगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी एडवर्सली अफेक्ट होगी। तो फूड्स को हायर टेम्परेचर दिया जा सकता है, जो क्या करेगा, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। जब एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देगा तो फूड प्रिजर्व हो जाएगी। फूड इंडस्ट्री क्या करती है, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करती है, फ्यू सेकंड्स के लिए उसको टेम्परेचर देती है। इसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं या स्कल्डिंग बोलते हैं। ब्लांचिंग सिर्फ और सिर्फ कलर फिक्सेशन के लिए की जाती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकने के लिए की जाती है। ब्लांचिंग का पर्पस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिमूवल हो सकता है, लेकिन प्राइमरी पर्पस ब्लांचिंग का क्या होता है, कलर फिक्सिंग होता है, जिसके नतीजे में एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं। ब्लांचिंग के नतीजे में जब एंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे तो ये सिस्टम को कैटालाइज नहीं कर सकते। जब कैटालाइज नहीं कर पाएंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो फूड डिस्ट्रॉय नहीं होगी, स्पॉयलेज की तरफ नहीं जाएगी। ब्लांचिंग एक प्री ट्रीटमेंट है। जब हम फूड को प्रिजर्व करने जा रहे होते हैं, जब कैनिंग करने जा रहे होते हैं, ड्राइंग करने जा रहे होते हैं, फ्रीजिंग करने जा रहे होते हैं या डिहाइड्रेशन करने जा रहे होते हैं।
दूसरा प्रोसीजर जो है ऑटोलाइसिस को रोकने का वो लो टेम्परेचर है। पीएच हमने देख ली, हाई टेम्परेचर देख लिया, अब लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर भी क्या करता है, इंजाइम्स के ऊपर असरअंदाज होता है। लो इंजाइम्स हमने बात की कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर बेस्ट सर्वाइव करते हैं और उस पार्टिकुलर रेंज को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। अगर उस ऑप्टिमम लेवल से डेविएशन होगी, टेम्परेचर हायर हो जाएगा तब भी इंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अगर टेम्परेचर लोअर हो जाएगा तब भी इंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटोलाइसिस को यूज कर रोक सकते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस कम हो जाएंगे, फूड की शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अंडर रेफ्रिजरेटर कंडीशंस। तो राइपनिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। फ्रीजिंग क्या करती है, इंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देती है। जब इनएक्टिवेट कर देगी तो कुछ इंजाइम्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। फ्रोजन फूड की ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है बनिस्बत फ्रेश फूड्स के जिनको हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा होता है। नेक्स्ट मॉइस्चर। मॉइस्चर जिस तरीके से हमने टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट पड़ा है तो मॉइस्चर का भी इसी तरीके से डायरेक्टली इफेक्ट होता है। इंजाइम्स को ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए, इंजाइम्स को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, वाटर एक्टिविटी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर सके। जब उसे वाटर ही नहीं मिलेगा, जो मीडियम है बायोकेमिकल रिएक्शंस का वो नहीं मिलेगा, तो इंजाइम्स क्या करेंगे, अपना वर्कआउट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। जब वाटर नहीं होगा तो इंजाइम्स इस मीडियम के अलावा काम नहीं कर पाएंगे। जब काम नहीं कर पाएंगे तो फूड प्रिजर्व हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं मॉइस्चर या बाइंड कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर में हम डिहाइड्रेशन है, ड्राइंग है, ठीक है, डिहाइड्रोफ्रीजिंग है, डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए क्या कर सकते हैं, फूड को वाटर रिमूव करा सकते हैं। जब वाटर रिमूव हो जाएगी तो फूड प्रिजर्व हो जाएगी। दूसरा बाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर है। बाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर के लिए हम क्या करते हैं, शुगर्स वगैरह ऐड कर देते हैं। जब शुगर्स ऐड करेंगे तो शुगर्स की एडिशन से क्या होगा, ऑस्मोटिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। ये ऑस्मोटिक बैरियर क्या करता है, सेल के अंदर से वाटर कंटेंट को रिमूव करा देता है। जब वाटर कंटेंट सेल के अंदर से रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, फूड प्रिजर्व हो जाएगी, क्योंकि अब इंटरनली वाटर कम है तो एंजाइम्स अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ये जो मॉइस्चर है फूड के अंदर, जब हम रिमूव करते हैं ड्राइंग, डिहाइड्रेशन या कंसंट्रेशन, इवेपोरेशन के थ्रू, तो अब जो अवेलेबल मॉइस्चर बाकी पीछे मॉइस्चर होगा वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शंस और इंजाइमेटिक रिएक्शंस अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और फूड हमारी प्रिजर्व हो जाएगी। अब जो केमिकल इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस है इसको हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMPs। अब ये जो GMPs होती हैं ये वो शख्स प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है, प्रॉपरली अप्लाई कर सकता है जो साइंटिफिक नॉलेज रखता हो, जिसका एक्सपीरियंस हो। अब कैसे लो टेम्परेचर प्रोफाइल मेंटेन करनी हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट फैक्टर और भी मद्देनज़र रखने पड़ते हैं, जो सैक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं या और एरोबिक, एनाएरोबिक या स्टोरेज कंडीशंस होती हैं, सैनिटरी कंडीशंस होती हैं, वो भी देखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे केमिकल इनहिबिटर को भी यूज़ किया जाता है। सल्फेट्स हैं हमारे पास, बेंजोएट्स आ जाते हैं, तो वो यूज़ किए जा सकते हैं ताकि फूड को प्रिजर्व किया जा सके। जो नॉन इंजाइमेटिक चेंजेस हैं फूड के अंदर वो प्रिवेंट की जा सकती हैं केमिकल यूज़ करके। सल्फाइड्स है जैसे ऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किए जा सकते हैं रेंसिडिटी को कम करने के लिए। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लो टेम्परेचर अचीव करके, जो वाटर एक्टिविटी कंट्रोल करके, फूड को डिहाइड्रेशन करके, उनकी जो रिडक्शन ऑफ रेड्यूसिंग शुगर है पोटैटोज़ के अंदर, या स्टोरेज कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रॉपर पैकेजिंग करके या ऑक्सीजन को रिमूव करके हम फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये हमारे पास बहुत अहम पैरामीटर होते हैं क्योंकि फूड को प्रिजर्व करना, अब जो स्टडी होती है वो ना सिर्फ इसलिए होती है कि हमने पैसे कमाने हैं, वो होम स्केल लेवल पे हमारे पर्सनल बेनिफिट्स, हमारी ज़ात को, हमारे सराउंडिंग्स को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी होना चाहिए। तो आप लोगों का ये चीज़ें पढ़ के क्या होगा, अब जब फूड की नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके अपने घर के जो स्पॉइलेज लॉसेस होंगे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको आप
जब प्रिवेंट कर लेंगे तो आप अपनी इकोनॉमी सेव कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की इकोनॉमी सेव कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ पे इसी स्टेज पे आपको समझने होंगे और समझ कर चलना होगा। डिफरेंट पैरामीटर जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं फूड को प्रॉपरली हैंडल करके, जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर करके। ठीक है, जो सवाल आपके हों वो आप ज़रूर पूछा करें। थैंक यू।